हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। दिस इज अनिल कुमार। हम कर रहे हैं 11th क्लास का मैथमेटिक्स और फर्स्ट चैप्टर मैंने कंप्लीट कर दिया। अगर आपने वो नहीं देखा पहले उसको देख लीजिए, क्योंकि आज हम करेंगे सेकंड चैप्टर का बेसिक्स। इसमें हमने रिलेशन फंक्शन और उसके ऑपरेशन और बहुत सारी जो डेफिनेशन हमें क्लियर करनी पड़ेंगी। तो उससे पहले अगर आपको सेट की डेफिनेशन नहीं आती, उसकी प्रॉपर्टीज नहीं आती, उनको जाके एक बार देख लें। चलिए आज का काम फिर स्टार्ट करते हैं। सबसे पहली जो डेफिनेशन है बच्चों वो क्या है? ऑर्डर्ड पेयर। जो दूसरे चैप्टर में सबसे पहली जो डेफिनेशन आएगी वो किसकी आएगी? ऑर्डर्ड पेयर की आएगी। ऑर्डर्ड पेयर का क्या मतलब है? देखिए क्या डेफिनेशन लिखी हुई है। एन ऑर्डर्ड पेयर इज अ पेयर ऑफ एलिमेंट्स। पेयर का मतलब जोड़ा। ये दो एलिमेंट्स के ऊपर बात होगी। ऐसे पेयर होंगे रिटन इन स्पेसिफिक ऑर्डर, जो कैसे लिखे गए होंगे? स्पेसिफिक ऑर्डर में लिखे गए होंगे। अब यहाँ पे ये जो वर्ड है स्पेसिफिक ऑर्डर, इसका बहुत इंपॉर्टेंस है। स्पेसिफिक ऑर्डर का क्या मतलब है? आप एक बात सोचिए, जब भी आप स्कूल में जाते हो आपको टाई लगानी पड़ती है, तो सबसे पहले आप क्या करते हो? सबसे पहले टाई लगाते हो, फिर शर्ट डालते हो, या फिर पहले आप शर्ट डालते हो और फिर टाई डालते हो? अब आप बोलोगे ये नॉनसेंस सवाल कैसा है? सबसे पहले तो हम क्या करते हैं सर, शर्ट डालते हैं और उसके ऊपर क्या करते हैं हम? टाई डालते हैं। तो आपने क्या किया? सबसे पहले किसी चीज का ऑर्डर फिक्स किया कि सबसे पहले हमें शर्ट ही डालनी पड़ेगी, उसके ऊपर हम टाई लगाएंगे, उसके बाद हम जो भी अपना ब्लेजर है वो डालेंगे। यस और नो? तो इसका मतलब क्या हुआ? इन तीन चीजों में ऑर्डर फिक्स है कि सबसे पहला जो ऑर्डर आएगा वो शर्ट का आएगा, उसके बाद किसका ऑर्डर आएगा? टाई का आएगा, उसके बाद किसका ऑर्डर आएगा? ब्लेजर का ऑर्डर आएगा। यस और नो? तो इसका मतलब क्या किया हमने? चीजें फिक्स की, हमने उनका ऑर्डर फिक्स किया। अब सपोज कीजिए कोई इंटरव्यू है, सपोज कीजिए हमारे पास कोई इंटरव्यू चल रहा है और वो क्या कर रहा है? वो प्रेफरेंस दे रहा है कि पहले फीमेल्स को ज्यादा प्रेफरेंस है, उसके बाद अगर फीमेल्स कंप्लीट होगी तो किसका प्रेफरेंस मिलेगी? मेल को प्रेफरेंस मिलेगी। तो पहले क्या होगा सर? फीमेल आएंगी, उसके बाद क्या होगा? मेल आएंगे। ऐसे ही मान लीजिए गुरुग्राम जो है वेल डेवलप्ड सिटी है, अब वहां पे जॉब अपॉर्चुनिटीज बहुत हैं। अब वहां पे क्या होगा? सबसे पहले जो हरियाणा से होगा, ये रूल है कंपनी का कि जो सबसे पहले होगा वो हरियाणा का जो भी आदमी होगा उसको वहां पे जॉब मिलेगी, उसकी प्रेफरेंस होगी, मतलब अगर वो स्किल्ड है तो। उसके बाद अदर स्टेट। तो क्या हुआ यहाँ पे सर? यहाँ पे हुआ ये कि ऑर्डर जो था वो फिक्स हो गया कि पहले जो होगा वो हरियाणा का आदमी जॉब में जाएगा, उसके बाद कौन जाएगा? उसके बाद कोई दूसरा पर्सन उसमें जा सकता है। तो मैंने यही बोला कि जब भी आप दो चीजों का ऑर्डर फिक्स कर देते कि पहले क्या चीज आएगी, उसके बाद कौन सी चीज आएगी, तो वो आपका क्या कहलाता है? ऑर्डर्ड पेयर। ऑर्डर्ड पेयर, उसको क्या बोला जाता है? ऑर्डर्ड पेयर। अब ऐसा ही काम, ये हमारा रियल लाइफ एग्जांपल था, टाई वाला, मेल फीमेल वाला, और ये हरियाणा और अदर स्टेट वाला। ऐसे बहुत सारे एग्जांपल आपको मिल जाएंगे कि मान लीजिए सबसे पहले आपका खुद का रोल नंबर आता है सेल्फ, और फिर किसका रोल नंबर आता है? फिर अपने फ्रेंड का रोल नंबर आता है। उनका ऑर्डर भी फिक्स है। अब अटेंडेंस बोलते हो तो कैसे बोलोगे? पहले आप बोलोगे, उसके बाद आपका फ्रेंड अटेंडेंस बोलेगा। तो इसका मतलब क्या हुआ सर? ऑर्डर फिक्स हो गया। अगर दो लोगों को इसमें पार्टिसिपेट करना था तो सबसे पहले आप खुद अटेंडेंस बोलते हो और उसके बाद आपका फ्रेंड बोलता है। उसका फ्रेंड मान लो आप उसके भी बाद आता है तो वो क्या करेगा? फ्रेंड F1, उसके बाद F2, वो अटेंडेंस बोलेगा। तो इसका मतलब क्या हुआ सर? ऑर्डर फिक्स हो गया, चीजों का ऑर्डर फिक्स हो गया। ऐसे ही अगर मैं नंबर्स की बात करूं, नंबर्स के सेट में हमारे पास क्या हो गया कि सर दो जो एलिमेंट है उनका ऑर्डर हमने फिक्स कर दिया। दो एलिमेंट का ऑर्डर हमने क्या कर दिया? फिक्स कर दिया। हमने ये बोल दिया कि ये एक कहां से लोगे आप, और फिर ये बी कहां से लोगे। अगर आपने ये चीज फिक्स कर दी तो ये क्या बन गया? ऑर्डर्ड पेयर। क्या बन गए? ऑर्डर्ड पेयर। इसको लिखा कैसे जाता है सर? दो एलिमेंट लिखेंगे ए कोमा बी, और पैरेंथेसिस में इसको जो है क्लोज कर देंगे। इन जो ओपन ब्रैकेट को बोलते हैं इनको पैरेंथेसिस बोलते हैं। तो इसके अंदर हम उसको इनक्लोज कर देंगे। इसका मतलब क्या हुआ सर? मान लीजिए आपने पहले 1 लेना है, उसके बाद 2 लेना है। ये भी क्या है? एक ऑर्डर्ड पेयर है।
F1, F2 फ्रेंड 1 फ्रेंड 2, ये भी क्या है, ऑर्डर्ड पेयर है। खुद अटेंडेंस बोलेंगे, उसके बाद आपका दोस्त अटेंडेंस बोलेगा, ये भी क्या है सर, ऑर्डर्ड पेयर है। दो लोगों की बात हो रही थी, जरूरी नहीं है दो नंबर्स की बात हो, दो नंबर की बात हो सकती है, दो लोगों की भी बात हो सकती है, उसके बाद मेल और फीमेल ह्यूमन बीइंग किसी की भी बात हो सकती है, क्योंकि सेट में ये मेंबर किसके होंगे, दोनों सर सेट के मेंबर होंगे। सेट तो क्या था, हमने मेल फीमेल का सेट भी पढ़ा था, फ्रेंड्स का सेट भी पढ़ा है, सारे हमने सेट पढ़े। तो जब हम नंबर्स की स्पेसिफिकली बात कर लेते हैं, तो अगर हमने ये फिक्स कर दिया कि सर ये ए जो होगा और ये जो बी होगा, मान लीजिए ए कहां से आ रहा है, कैपिटल ए से आ रहा है, बी कहां से आ रहा है, कैपिटल बी से, तो एक ऑर्डर्ड पेयर हो गया। ऐसे ही मान लीजिए मैंने ऐसे पेयर कर दिया सी कोमा डी, कि सर ये जो सी होगा वो बी से आ रहा है और डी जो होगा वो ए से आ रहा है। तो इसका मतलब क्या हुआ, ये भी हमारा एक ऑर्डर्ड पेयर हो गया। तो ऑर्डर्ड पेयर बहुत सारे हो सकते हैं, 1 2 हो गया, 2 3 हो गया, 4 5 हो गया, 6 7 हो गया, वो डिपेंड करेगा हमारे पास सेट क्या है और उसके एलिमेंट्स क्या क्या। आई होप आपको ऑर्डर्ड पेयर की डेफिनेशन क्लियर हो। हाँ जी, उसके बाद हम देखते हैं कि क्या ऑर्डर्ड पेयर सेम होते हैं। क्या मैं ये लिख सकता हूं a कोमा बी इक्वल्स टू बी कोमा ए, इज इट ट्रू? क्या ये बात ट्रू है? वैसे देखने में लग रहा है कि ए बी ही तो है, लेकिन वही वाली बात आ गई, इसमें ऑर्डर मैटर करता है, ये इक्वल नहीं होता। इसका एक बेस्ट एग्जांपल अभी हमने पढ़ा था कि पहले हम शर्ट डालेंगे, उसके बाद हम टाई लगाएंगे, और पहले हम टाई लगा लें और फिर शर्ट डालें, दोनों आदमी सेम दिखेंगे क्या? दोनों आदमी सेम नहीं दिखेंगे, ये खराब दिखेगा, ये ठीक दिखेगा। तो इसका मतलब क्या हुआ, ये दोनों सेम नहीं। मैथमेटिकली अगर बोलूं, सपोज कीजिए आपने एक एलिमेंट उठाया 1 2 और एक एलिमेंट उठा लिया 2 1, क्या ये दोनों सेम है? आइए देखते हैं, थोड़ा सा बनाते हैं। 10th में करते थे आप, ग्राफ बनाते थे। हाँ जी, ग्राफ जब आप बनाते थे तो क्या करते थे सर, ये हमारी एक्स एक्सिस होती थी और ये हमारी वाई एक्सिस होती थी। सही है भाई, मान लो नेचुरल नंबर के ऊपर बात कर रहे हैं, यहाँ पे 1 है, ये 2 है, ये 3 है और ये 4 है, ये 1, ये 2 और ये 3। पहले देखिए 1 2 एलिमेंट कहाँ दिखेगा आपको, ये मान लो ए पॉइंट है और ये मान लीजिए बी पॉइंट है। 1 2 कहाँ दिखेगा सर, वाई एक्सिस से 1 डिस्टेंस पे चलिए, ये यहाँ चल गया, और ऊपर कितना चलिए 2 डिस्टेंस, तो यहाँ पे चला गया मैं। ये कौन सा पॉइंट हो गया भाई, ये कौन सा पॉइंट होगा बच्चों हमारे, सर ये ए पॉइंट होगा, इसके कोऑर्डिनेट 1 2। सही है। उसके बाद दूसरा क्या है भाई 2 1, पहले एक्स एक्सिस पे कितना चल रहा है 2 डिस्टेंस चलिए सर, ये 2 डिस्टेंस चले भाई, और उसके बाद कितना डिस्टेंस चलिए सर 1 यूनिट। तो ये जो पॉइंट बी दिखेगा आपको, ये जो पॉइंट बी डॉट से दिखा रहा हूं मैं, ये क्या होगा 2 क्या होगा ये 2 1। क्या ये दोनों पॉइंट सेम है सर? ए की लोकेशन अलग है, आप देख पा रहे होंगे सर, ये जो ए की लोकेशन है वो अलग है और बी की लोकेशन जो है वो अलग है, ये दोनों सेम नहीं है। तो इसका मतलब क्या हुआ, दो ऑर्डर्ड पेयर ए बी और बी ए सेम नहीं होते, उनकी पोजीशन मैटर करती है। जो सेट हमने लिया है उसकी पोजीशन इसमें मैटर करेगी, किसका एलिमेंट हम पहले ले रहे हैं, किसका एलिमेंट हम बाद में ले रहे हैं। तो आप ये नहीं बोल सकते ए बी इज इक्वल टू बी ए, ऐसा नहीं होता, हमेशा ऐसा होगा ऐसा जरूरी नहीं। इसके लिए कंडीशन है। अब हम बात करते हैं कंडीशन की कि ए बी इज इक्वल टू सी डी कब होगा, मतलब दो ऑर्डर्ड पेयर इक्वल कब होंगे। मैंने बोला ए बी एक ऑर्डर पेयर है, सी डी भी एक ऑर्डर पेयर है, ये दोनों इक्वल कब होंगे, जब इसका पहला कोऑर्डिनेट, इसको क्या बोलते हैं, इसका फर्स्ट कोऑर्डिनेट इसके पहले कोऑर्डिनेट के इक्वल होगा, इसका दूसरा कोऑर्डिनेट इसके दूसरे कोऑर्डिनेट के इक्वल होगा। फॉर एग्जांपल सर मैंने बोल दिया ए बी इक्वल्स टू 2 3, कब होगा, इक्वल तब होगा इफ ए की वैल्यू क्या होगी भाई 2 होगी, ए की वैल्यू क्या होगी 2 होगी, और बी की वैल्यू क्या होगी, बी की वैल्यू 3 होगी। तो इस पे सवाल बनता है, सवाल वो क्या पूछता है कि बताओ एक्स और वाई की वैल्यू बताओ। इसको इरेज कर रहा हूं, अगर कोई दिक्कत है वीडियो पॉज करके आप देख सकते हो आराम से।
बोलता है फाइंड x and y if x plus 1 माइनस y माइनस 1 इज इक्वल टू 2 3। फॉर एग्जाम्पल ये हमने क्वेश्चन ले लिया। अब वो पूछता है फाइंड द वैल्यू ऑफ x एंड। अब कैसे फाइंड करेंगे, हमें पता है किस तरह दो ऑर्डर्ड पेयर आपको दिख रहे हैं। अगर ये दो ऑर्डर्ड पेयर हैं तो क्या होना चाहिए, जो उसका पहला कोऑर्डिनेट है पहले कोऑर्डिनेट के इक्वल होना चाहिए, और जो दूसरा कोऑर्डिनेट है वो दूसरे कोऑर्डिनेट के इक्वल होना चाहिए। तो यहां से मेरे पास क्या निकल के आएगा भाई, सर यहां से निकल के आएगा x प्लस 1 किसके इक्वल होना चाहिए, 2 के इक्वल होना चाहिए। तो इसका मतलब जो x की वैल्यू आएगी वो क्या आ जाएगी, 2 माइनस 1। तो x की वैल्यू कितनी होनी चाहिए, सर 1 होनी चाहिए। सिमिलरली y माइनस 1 की वैल्यू क्या होनी चाहिए भाई, सर 3 होनी चाहिए। y माइनस 1 की वैल्यू कितनी होनी चाहिए, 3 होनी चाहिए। सर y की वैल्यू कितनी आएगी, 3 प्लस 1 हो जाएगा। y की वैल्यू कितनी हो जाएगी भाई, 4 हो जाएगी। तो अगर मैं x की वैल्यू 1 ले लूंगा और y की वैल्यू 4 ले लूंगा तो ये दोनों ऑर्डर पेयर इक्वल हो जाएंगे। आप चाहो तो चेक करके देख सकते हो। अगर मैं x की वैल्यू 1 रख दूंगा तो ये 2 बन जाएगा, और अगर मैं y की वैल्यू 4 रख दूंगा तो ये 3 बन जाएगा। तो 2 3 इज इक्वल टू 2 3 हो जाएगा। आई होप ये दो बातें आपको समझ में आई होगी। सबसे पहले हमने पढ़ा व्हाट इज ऑर्डर्ड पेयर, उसके बाद हमने पढ़ा कि ऑर्डर्ड पेयर में एलिमेंट का ऑर्डर मैटर करेगा। ए बी नॉट इक्वल टू बी ए होता है, ऐसे आप इसको घुमा नहीं सकते। ए बी का अलग मतलब है और बी ए का अलग मतलब। तीसरी चीज हमने पढ़ी कि अगर दो ऑर्डर्ड पेयर को इक्वल होना है, ए बी ए कोमा बी इक्वल टू सी कोमा डी अगर होना है तो ए को सी के इक्वल होना पड़ेगा और बी को डी के इक्वल होना पड़ेगा, तभी ये बात पॉसिबल होगी। आई होप इतनी बात समझ में आ रही होगी। चलिए नेक्स्ट डेफिनेशन पे चलते हैं, क्या कह रहे हैं। उसके बाद डेफिनेशन आती है कार्टेशियन प्रोडक्ट। किसकी डेफिनेशन आती है, कार्टेशियन प्रोडक्ट। तो देखिए कार्टेशियन प्रोडक्ट का मतलब क्या होता है। अच्छा आपने नंबर्स में ऐसे पढ़ा था कि 2 4 जा 8, 1 2 जा 2, 4 5 जा 20, ऐसे पढ़ा था। नंबर्स की मल्टीप्लाई पढ़ी थी आपने। ऐसे ही सेट जो होते हैं उनकी भी मल्टीप्लाई होती है, बट उसमें ऐसा नहीं, उसका मतलब ये नहीं होता। ये नंबर्स में होता है, सेट में कुछ और मतलब होता है उसका। आइए समझते हैं क्या कह रहा है। इसी को बोलता है कार्टेशियन प्रोडक्ट। कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ सेट्स। सबसे पहली बात इतना ध्यान रखेंगे, अगर सेट पे कोई ऑपरेशन लग रहा है आंसर भी क्या आएगा, सेट ही आएगा। ये मैंने पहले बेसिक में भी बताया था, आज दोबारा बताता हूं। तो इसका मतलब कार्टेशियन प्रोडक्ट भी क्या होगा, क्रिएटिंग ए न्यू सेट्स। कहने का मतलब इससे भी जो रिजल्ट आएगा वो आएगा तो सेट ही। हाँ जी, द कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ टू नॉन एम्प्टी सेट्स। इस बात को बड़े ध्यान से समझिएगा। उसने क्या वर्ड लिखा हुआ है, नॉन एम्प्टी। नॉन एम्प्टी का मतलब जिसमें कुछ न कुछ पड़ा हो, कम से कम एक एलिमेंट तो उन दोनों में ही पड़ा होना चाहिए जिनकी कार्टेशियन प्रोडक्ट की आप बात कर रहे हो। चाहे वो सेट ए हो चाहे वो सेट बी हो, दोनों का क्या होना चाहिए, कम से कम एक एक एलिमेंट तो उनमें पड़ा होना चाहिए। हाँ जी, इज द सेट ऑफ ऑल ऑर्डर्ड पेयर ए बी। अब क्या होगा, हम ऑर्डर्ड पेयर बनाएंगे। क्या होगा, ऑर्डर्ड पेयर बनाएंगे। ऑर्डर्ड पेयर का मतलब स्पेसिफिक ऑर्डर में जो पेयर आएंगे। एक कंडीशन लगा दें, कंडीशन थी ना, जैसे पहले टाई थी या फिर शर्ट थी, वो हमने कंडीशन देखी थी कि पहले शर्ट डालते हैं उसके बाद टाई। आप रोल नंबर, आपका रोल नंबर पहले आता है कि आपके फ्रेंड का रोल नंबर पहले आता है। तो यहां पे भी हम स्पेसिफाई कर देंगे कि जो पहला एलिमेंट होगा वो कहां से आएगा, पक्का ए सेट से आएगा। दूसरा जो एलिमेंट होगा वो कहां से आएगा, बी सेट से आएगा। आपने क्या फिक्स किया, पहला एलिमेंट ए सेट से आएगा, दूसरा एलिमेंट बी सेट से आएगा। इन दोनों को अगर आप इकट्ठा लिख दोगे तो वो क्या बन जाएगी, कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ ए एंड बी। और वो क्या बन जाएगी, सर ऐसे ऐसे सारे ऑर्डर्ड पेयर बन जाएंगे। ऐसे ऐसे क्या बन जाएंगे, सारे ऑर्डर्ड पेयर का सेट। ये उसने लिखा है, देखो ए क्रॉस बी का क्या मतलब है, ए आप उठाओ पहले सेट से, दूसरा एलिमेंट उठाओ आप दूसरे सेट से, ऐसे ऑर्डर्ड पेयर आप बनाते जाओ। ऐसे क्या करो, आप ऑर्डर्ड पेयर बनाते जाओ। जितने भी ऑर्डर्ड पेयर बनेंगे उनका भी दोबारा से क्या बनेगा, एक सेट बनेगा। एग्जांपल के तौर पे ये देख लीजिए, उसने बोला ए क्या लिख दिया,
1, ए में क्या आ रहा है 1, 2 आ रहा है, बी में क्या आ रहा है भाई x, y आ रहा है, बी में क्या हो रहा है x, y हो रहा है। तो इसमें ए क्रॉस बी क्या बन जाएगा, सबसे पहले क्या करो आप ए का मेंबर उठाओ 1, उसके बाद बी का कौन सा मेंबर उठा देंगे सर x उठा लो। मैंने ए के मेंबर को नहीं बदला, ए का मेंबर मैं 1 ही रख रहा हूं, y दूसरा जो बी है उसका तो मैं y लिख सकता हूं, बी का मैंने एलिमेंट बदल दिया। अब क्या ए के सारे एलिमेंट ले लिए मैंने, नहीं सर, ए का एक एलिमेंट छूट गया, दैट इज 2। ए का मैंने क्या लिखा 2, 2 के साथ किसको पेयर कर सकता हूं मैं सर x को लिख सकते हैं हम 2 के साथ में, फिर 2 के साथ में हम किसको लिख सकते थे y को लिख सकते थे। क्या कोई और एलिमेंट बच गया, और एलिमेंट नहीं बचा सर, इसमें 2 एलिमेंट थे, इसके दोनों एलिमेंट क्या पहले प्लेस पे मैंने दोनों एलिमेंट लिख लिए सर, 1 1 लिख दिया 2 2 लिख दिया, ठीक है। क्या दूसरे प्लेस पे मैंने x और y दोनों लिख दिए सर, x भी लिख दिया y भी लिख दिया, x भी लिख दिया y भी लिख दिया। अब ये मत बोलना कि सर आपने रिपीट कर दी x x और 1 1, ऐसा नहीं है, 1x अलग है और 2x अलग है, ध्यान से देखो ये दोनों सेम नहीं है, ये दोनों सेम कब होते हैं जब ये इसके इक्वल होता। तो ये सेट से थोड़ा सा एक स्टेप हम आगे चले गए, इसमें कितने एलिमेंट आ गए भाई 4 एलिमेंट आ गए सर, 1x 1y 2x 2y। अब ये जो नया सेट बना इसी को क्या बोला जाता है कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ a क्रॉस b। क्या हुआ कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ a b। सवाल थोड़ा सा रिवर्स अगर हम कर दें, दोबारा से वही वाली बात, क्या a क्रॉस b और b क्रॉस a सेम होता है, क्या ये दोनों सेट सेम होते हैं। आइए देखते हैं एक बार, अगर a क्रॉस b बनाया तो क्या बना, पहला एलिमेंट कहां से होना चाहिए था a से, दूसरा एलिमेंट कहां से होना चाहिए था b से। अभी b क्रॉस a क्या बनेगा फिर सर, वो बनेगा उसकी अगर मैं डेफिनेशन लिखना चाहूं a b बनेगा, वो ऐसे लिखा जाता है, लेकिन अब जो पहला एलिमेंट होगा वो कहां से होगा सर, वो b से होगा, पहला एलिमेंट कहां से होगा b से होगा, और जो दूसरा एलिमेंट होगा वो कहां से होगा भाई सर a से होगा, दूसरा एलिमेंट कहां से होगा a से होगा। सही है ये बात। तो बनाइए क्या क्या बन सकता है, तो b क्रॉस a अगर मैं बनाऊंगा तो क्या बनेगा सर, पहला एलिमेंट आप b का उठाइए, b का मैंने एक एलिमेंट चूज कर लिया x, उसके साथ में मैं a के दोनों एलिमेंट का काम निपटाऊंगा पहले, उसके साथ में किसको रख दिया मैंने सर 1 को रख दो आप, इसको मत बदलो, इसको x ही रहने दो, उसके साथ में किसको बदल दो 2। सही है, उसके बाद मैंने इसका एलिमेंट बदल दिया y और a का एलिमेंट उठा लिया 1, फिर इसका एलिमेंट उठा लिया y और उसका एलिमेंट 2। सही है भाई। अब ध्यान से देखिए, इसका एलिमेंट 1x है और इसका एलिमेंट x1 है, क्या 1x इक्वल टू x1 होता है सर, हमेशा नहीं होगा, ये इक्वल हमेशा नहीं होगा। रीजन क्या है सर, यहाँ पे x की कोई भी वैल्यू हो सकती है, जरूरी नहीं है x की वैल्यू 1 ही होगी, और यहाँ पे भी x की वैल्यू क्या है जरूरी नहीं है 1 ही होगी। सिमिलरली y का भी काम हम देख सकते थे, 1, y और y, 1, ये दोनों भी इक्वल नहीं है, क्योंकि यहाँ पे y की वैल्यू फिक्स नहीं है, y की वैल्यू 1 नहीं है, y की वैल्यू कुछ भी हो सकती है। तो हमने ये बात और देख लिया, पहले हमने मतलब समझा कि a मल्टीप्लाई b मतलब a कार्टेशियन प्रोडक्ट b क्या होगी। a कार्टेशियन प्रोडक्ट b का मतलब है कि सर सारे ऑर्डर्ड पेयर, कैसे कैसे कि जिसमें पहला एलिमेंट तो आप कहां से ले लो फर्स्ट सेट से ले लो, a से ले लो, और दूसरा एलिमेंट कहां से ले लो b सेट से ले लो, जितने भी ऑर्डर्ड पेयर बन सकते हैं उनको एक सेट में इनक्लोज कर दो, वो सेट ही क्या कहलाएगा a क्रॉस b कहलाएगा, वो सेट ही क्या कहलाएगा a क्रॉस b कहलाएगा। हाँ जी, ये इसने बोल दिया, ये बड़े इंपॉर्टेंट बात है भी कि a मल्टीप्लाई b नीड नॉट बी इक्वल टू b मल्टीप्लाई a, इन जनरल ये नहीं होता इक्वल, इन जनरल ये नहीं होता। अब यहाँ पे तो चलो डिफरेंट एलिमेंट लिए थे, क्या सेम एलिमेंट का भी हो सकता है काम। हाँ जी, क्या सेम एलिमेंट से काम बन सकता है, क्या सेम एलिमेंट से भी हम कुछ बना सकते हैं, ऐसा ऐसा बनाने की कोशिश करते हैं। समझिए एक क्वेश्चन से, मान लो मैं x सेट ले रहा हूं, x लिख सकते हैं, कोई भी नाम दे सकते हैं, इसमें मैंने ले लिया एलिमेंट 1, 2,
सही है, एक y ले लिया 1,3। ये थोड़ी सी कंफ्यूजन दूर करने के लिए एक सम और करवा रहा हूं। अब आपसे पूछा जाए कि सर x मल्टीप्लाई y क्या होगा, ये ध्यान से देखिएगा, x कैपिटल लिख रहा हूं, ये किसका है, सेट को रिप्रेजेंट करना है, और ये मल्टीप्लाई को रिप्रेजेंट कर रहा है, और ये y सेट को मल्टीप्लाई, ये सॉरी y सेट को रिप्रेजेंट कर रहा है। हाँ जी, तो x क्रॉस y का क्या मतलब होगा सर, x क्रॉस y का मतलब होगा कि जो पहला एलिमेंट आएगा ये x, y ही होगा, लेकिन कंडीशन क्या होगी कि सर पहला सेट कहां से होना चाहिए, कैपिटल X से ही होना चाहिए, और दूसरा जो एलिमेंट है वो कहां से होना चाहिए सर, Y सेट से ही होना चाहिए, ये जरूरी कंडीशन है। तो X क्रॉस Y क्या बनेगा, सबसे पहले X के एक एलिमेंट फिक्स कर दीजिए, आप 1 उठा लीजिए 1, उसके साथ में Y के दोनों एलिमेंट को रखिए, जितने भी एलिमेंट है 3 है तो 3 रखते, 4 है तो 4 रखते। अभी 1 के साथ में किसको रखूंगा मैं सर, 1 को रखेंगे। अभी x के एलिमेंट को मत हिलाइए, उसको सेम ही रखिए, उसके साथ में y का दूसरा एलिमेंट बदल दीजिए, ये 3 हो गया। मान लो तीसरा एलिमेंट हो होता, उसको लिखते पहले पहले एक के साथ काम निपटा लेंगे, उसके बाद दूसरे का सोचेंगे। 1 के साथ में काम निपट गया, अब इसका एलिमेंट उठाइए 2, इसका एलिमेंट उठाया हमने 2, उसके साथ में y का एक एलिमेंट दैट इज 1, फिर 2 के साथ में 4 एलिमेंट हुए, तो ये क्या बना सर, x क्रॉस y हमारा एक सेट बन गया, जिसमें कौन कौन आ रहा है 1,1, 1,3, 2,1, 2,3, 4 एलिमेंट्स आ रहे हैं। ठीक है, अब आपको अगर ये पता करना हो कि सर नंबर ऑफ एलिमेंट इन A क्रॉस B कितने होते हैं, नंबर ऑफ एलिमेंट इन A क्रॉस B क्या होगा, n फॉर नंबर ऑफ एलिमेंट इन A क्रॉस B, उसका फॉर्मूला बच्चों क्या होता है, जितने एलिमेंट A में है मल्टीप्लाई जितने एलिमेंट B में है। अब ये नंबर्स पे बात चल रही है ना, तो ये वही मल्टीप्लाई है जो आप जनरली अभी तक करते आए, ये वही वाली मल्टीप्लाई है। सेट की मल्टीप्लाई अलग चीज है, ये नंबर्स की मल्टीप्लाई। मान लेते हैं नंबर ऑफ A का मतलब A सेट में सपोज 3 एलिमेंट्स हैं और B सेट में 5 एलिमेंट्स हैं, तो अगर आप n क्रॉस A क्रॉस B अगर आप बनाओ, A मल्टीप्लाई B अगर आप बनाओ, उसमें कितने एलिमेंट आपको मिलेंगे, 3 मल्टीप्लाई 5 कितने मिलेंगे, 15 मिलेंगे। क्या मिलेंगे, 15 मिलेंगे। अच्छा, नंबर ऑफ एलिमेंट इन B क्रॉस A कितने मिलेंगे, नंबर ऑफ एलिमेंट इन B क्रॉस A, बड़ी इंटरेस्टिंग बात है ये। कितने मिलेंगे सर, जितने B में होंगे मल्टीप्लाई जितने A में होंगे। सर B में कितने हैं, सर B में 5 है, मल्टीप्लाई में 3, आंसर कितना आया, 15 आया। अब यहां से बच्चा कंफ्यूज हो जाता है। एक बात सुनिए, जब हम नंबर ऑफ एलिमेंट की बात करेंगे A मल्टीप्लाई B में और B मल्टीप्लाई A में, नंबर ऑफ एलिमेंट तो सेम मिलेंगे। अब यहाँ पे नंबर ऑफ एलिमेंट तो A क्रॉस B में भी 15 है और B क्रॉस A में भी 15 है, बट उनके अंदर जो एलिमेंट आ रहे हैं वो जरूरी नहीं है इक्वल होंगे। इसी वजह से हम ये बोल देते हैं कि इन जनरल A मल्टीप्लाई B नॉट इक्वल टू B मल्टीप्लाई A। नंबर ऑफ एलिमेंट तो इनमें सेम होंगे, सही है, लेकिन जरूरी नहीं है उनके कोरोस्पोंडिंग एंगल भी, सॉरी कोरोस्पोंडिंग जो एलिमेंट्स हैं वो भी सेम होंगे, ये जरूरी नहीं। आई होप इतनी बात क्लियर होगी। अच्छा, एक वर्ड इसने लिया था पहले कि A, B आर नॉन एम्प्टी, ऐसा क्यों लिया था, अगर एम्प्टी हो जाए तो क्या होगा बच्चे सुनना, अगर A एम्प्टी हो गया और B एम्प्टी हो गया, एक भी एम्प्टी हो गया, सपोज करते हैं B एम्प्टी हो गया, दूसरा सेट एम्प्टी हो गया, A मल्टीप्लाई B मुझे करना है, तो इसका मतलब A मल्टीप्लाई एम्प्टी। अब इसका क्या मतलब हुआ, एक पहला एलिमेंट तो आप A से उठाओ, सही है, और दूसरा एलिमेंट आप कहां से उठाओ, एम्प्टी से उठाओ, उनके उल्टे पेयर बना दो। क्या एम्प्टी के अंदर कुछ है, नहीं सर कुछ भी नहीं है, तो क्या A का जो मेंबर है वो B के साथ कोलैब कर पाएगा, क्या एम्प्टी के किसी मेंबर के साथ कोलैब कर पाएगा, क्या उसको हम किसी मेंबर के साथ रख पाएंगे, आंसर इज नो। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा इस कंडीशन में,
सर ये तो एम्प्टी ही बन जाएगा क्योंकि कोई मेंबर फाइंड ही नहीं कर पाऊंगा। सिमिलरली अगर ए एम्प्टी हो गया तो क्या होगा सर, फिर भी ए मल्टीप्लाई बी क्या हो जाएगी, एम्प्टी हो जाएगी। अगर ए भी नॉन एम्प्टी है, बी भी नॉन एम्प्टी है, तो दोनों की मल्टीप्लाई में कुछ ना कुछ पक्का आएगा। तो यहां से एक सवाल और मेरा बन गया कि ए मल्टीप्लाई बी एम्प्टी कब कब हो सकता है, ए मल्टीप्लाई बी एम्प्टी कब कब हो सकता है। सर इसमें दो कंडीशन हो सकती है, या तो ए एम्प्टी हो जाए और या फिर बी एम्प्टी हो जाए, और का मतलब है ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है और ये दोनों भी हो सकते हैं। तो इसका मतलब तीन चीजें आएंगी हमारे पास, या तो ए एम्प्टी हो जाए फिर भी हमारी जो प्रोडक्ट होगी वो एम्प्टी आ जाएगी, अगर बी एम्प्टी हो गया फिर भी हमारी प्रोडक्ट एम्प्टी आ जाएगी, और अगर दोनों एम्प्टी हो गए फिर भी हमारी प्रोडक्ट एम्प्टी आ जाएगी। आई होप कार्टेशियन प्रोडक्ट आपको समझ में आ गया होगा। चलिए नेक्स्ट स्लाइड की ओर मूव करते हैं, देखते हैं क्या लिखा हुआ है। नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए क्रॉस बी मैंने बता दिया कि जितने एलिमेंट ए में है मल्टीप्लाई कर दो आप जितने एलिमेंट बी में। चलिए यहां से एक सवाल और देख लेते हैं, इसने क्या दिया हुआ है। हाँ जी, ए सेट क्या है बच्चों 1 2 3 है, और बी सेट क्या है सर ए कोमा बी। अब मुझे ये नहीं मतलब है कि ए में क्या पड़ा है बी में क्या पड़ा है, जस्ट मुझे इससे मतलब है उसमें कितने एलिमेंट पड़े। अब मुझसे पूछा गया ए मल्टीप्लाई बी निकाल दो, तो मैं सीधे सीधा क्या करूंगा, गिन लूंगा ए में कितने एलिमेंट, ए में कितने एलिमेंट है गिनूंगा तो 1 2 3 सर 3 एलिमेंट, तो 3 लिख दिया मैंने। मल्टीप्लाई में बी में कितने एलिमेंट है सर, बी में 2 एलिमेंट है। क्या एलिमेंट है मुझे फर्क नहीं पड़ता, जस्ट मुझे ये देखना है कि एलिमेंट उसमें कितने हैं सर 2 एलिमेंट है। तो इसकी प्रोडक्ट जब करूंगा मतलब ए मल्टीप्लाई बी में क्या आ जाएगा सर 6 एलिमेंट आ जाएंगे। वेरीफाई भी कर सकते हैं, ए मल्टीप्लाई बी अगर मैं बनाना चाहूं, मैं एक सवाल वेरीफाई करा के दिखा देता हूं आपको। 1 के साथ सर ए आएगा, 1 के साथ बी आएगा, फिर 2 के साथ में ए आएगा और 2 के साथ में बी आएगा, फिर 3 के साथ में ए आएगा सर और 3 के साथ में बी आएगा। गिन लीजिए 1 2 3 4 5 6, तो कितने एलिमेंट्स हैं यहाँ पे 6 है, और हमारे फॉर्मूले से भी कितने आए 6 आए। ये बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, ये कॉम्पिटिटिव एग्जाम में भी आता है और एनसीईआरटी में तो आता ही है। तो इसको ध्यान रखेंगे कि नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए क्रॉस बी कितना होगा, नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए मल्टीप्लाई नंबर ऑफ एलिमेंट इन बी। आई होप इतनी बात क्लियर होगी। चलिए नेक्स्ट स्लाइड की ओर मूव करते हैं, क्या कहता है देखते हैं। हाँ जी, उसके बाद आती है हमारी जो चैप्टर है उसकी सबसे मेन डेफिनेशन, जो चैप्टर का नाम है रिलेशंस एंड फंक्शंस। तो सबसे पहली डेफिनेशन जो सबसे इंपॉर्टेंट होगी, जो बेस होगी ऑलमोस्ट 90% मैथमेटिक्स का, जो भी आप हायर स्टडी करोगे उसमें आपके जो रिलेशन और फंक्शन की डेफिनेशन है वही काम करेगी। जो आप भी यूनिवर्स में देख रहे हो 90% वो या तो रिलेशन है या वो फंक्शन है। अभी समझना थोड़ा सा मुश्किल है लेकिन इनकी रियलिटी है। तो चलिए सबसे पहले समझते हैं व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ रिलेशन। रिलेशन की डेफिनेशन को समझते हैं, क्या कह रहे हैं, व्हाट इज अ रिलेशन। रिलेशन क्या है, जनरली भी सुनते होगे आप रिलेशन, भाई बहन का रिलेशन, माँ बाप का रिलेशन, पति पत्नी का रिलेशन, और भी रिलेशन बहुत सारे तरीके के हैं जो आपको पता होंगे, आप ज्यादा मैच्योर हैं। हाँ जी, a relation R from set A to set B is any subset of Cartesian product A multiply B। कहने का मतलब क्या हुआ कि सर अगर A मल्टीप्लाई B का कोई भी सबसेट आपने ले लिया, A मल्टीप्लाई B का कोई भी सबसेट आपने ले लिया, वही क्या बन जाएगा, रिलेशन बन जाएगा। सिंपल सी डेफिनेशन, A मल्टीप्लाई B आपने बनाया और उसका कोई भी सबसेट आपने ले लिया, वो क्या बन जाएगा, एक रिलेशन बन जाएगा। अभी A मल्टीप्लाई B कब बन रहा था, इस बात को बहुत ध्यान से समझिएगा। A मल्टीप्लाई B कब बना पा रहे थे हम, जब A में भी कुछ पड़ा था और B में भी कुछ पड़ा था। तो इसका मतलब A भी नॉन एम्प्टी होना चाहिए, B भी नॉन एम्प्टी होना चाहिए, उनकी क्रॉस प्रोडक्ट बनाओ और क्रॉस प्रोडक्ट बना के क्या कर दो, कोई भी सबसेट लिख दो, वही क्या बन जाएगा, रिलेशन बन जाएगा। एग्जाम्पल के तौर पे देखिए, उसने बोला A सेट है 1 2 3 और B सेट है 4 5। अब कार्टेशियन प्रोडक्ट में कितने एलिमेंट आएंगे सर, 3 इसमें है 2 इसमें, 3 2 6 एलिमेंट आएंगे। लेकिन हमने 6 के 6 नहीं लिए, बल्कि क्या कर दिए
1 4 ले लिया, इसका 1 इसका 4, 2 5 ले लिया, इसका 2 इसका 5, 3 4 ले लिया, इसका 3 उसका 5। ये कार्टेशियन प्रोडक्ट का ही क्या है, मेंबर है। सबसे पहले इसकी कार्टेशियन प्रोडक्ट लिख लो, अगर कोई कंफ्यूजन है क्लियर करते हैं साथ के साथ। 1 के साथ में सर 4 मेंबर आएगा, 1 के साथ में 5 आएगा, फिर क्या होगा 2 के साथ में 4 आएगा सर, 2 के साथ में 5 आएगा, उसके बाद 3 के साथ में 4 आएगा और 3 के साथ में 5 आएगा, ये बनेगी एक क्रॉस बी। अब इसके कौन कौन मेंबर उठाए हैं मैंने यहाँ पे देखिएगा एक बार सर, एक तो मैंने उठाया 1 4, एक तो ये मेंबर उठा लिया, इसके मेंबर आएंगे ना सबसेट में, तो अब 2 5 उठा लिया मैंने सर, एक मेंबर ये उठाया है और उसके बाद 3 4 एक मेंबर ये उठाया है, तो इसका मतलब सर इसका ये सबसेट तो है, बस इतना ही काम था। फिर अगर ये इसका सबसेट है तो ये क्या बनेगा, इट इज अ रिलेशन। क्या बनेगा, इट इज अ रिलेशन। सर ये तो आप नंबर्स पे बता रहे हो, लेकिन रियल लाइफ में तो हम क्या सुनते हैं, रियल लाइफ में तो हम क्या सुनते हैं कि वो उसका फादर है, वो उसकी मदर है, वो उसकी सिस्टर है, वो उसका ब्रदर है, रिलेशन तो ये भी होता है। ये मैथमेटिकल रिलेशन है, किस पे डिफाइन किया हमने, नंबर्स वाले सेट पे। अभी एक एग्जांपल वो ले लेते हैं जिसमें क्या होगा, हाँ जी, जिसमें क्या होगा, कुछ रियल लाइफ से आ रहा होगा, जिसमें क्या होगा भाई, कुछ रियल लाइफ से आ रहा होगा। ऐसे एग्जांपल भी ले लेते हैं हम। मान लेते हैं एक सेट लिखा, सपोज राम श्याम और सोनू लिख लेते हैं, सोनू, ठीक है। और बी सेट लिखा, टिंकू पिंकू रिंकू, और एक माइक, एक क्या लूं, कोई भी नाम लिखता हूँ, अच्छा सा नाम लिखते हैं, अनिल ले लो, ठीक है, डन। अब मैं क्या कह रहा हूं, मैंने एक सेट लिया ए, राम श्याम सोनू, एक सेट बी लिया, टिंकू पिंकू रिंकू और अनिल, ठीक है। अब मैं एक रिलेशन जो जनरल रियल लाइफ का होता है वो डिफाइन कर, मैंने बोला मैं रिलेशन डिफाइन कर रहा हूं, इज ब्रदर ऑफ, ये मैंने रिलेशन डिफाइन किया, इज ब्रदर ऑफ। कहने का क्या मतलब है, ये जो लोग हैं, 3 लोग हैं, राम श्याम और सोनू, इनके ब्रदर्स यहाँ पे, राम का एक ब्रदर है यहाँ पे, श्याम का ब्रदर है, सोनू का ब्रदर है। मान लो मुझे ये दिया हुआ था कि सर राम इज ब्रदर ऑफ सपोज पिंकू, ठीक है, राम इज ब्रदर ऑफ पिंकू। और दूसरा क्या दिया हुआ था, श्याम लिख लो, श्याम इज ब्रदर ऑफ टिंकू, सपोज करते हैं ये टिंकू का ब्रदर था। और उसके बाद सोनू इज ब्रदर ऑफ, कौन बच गया सर, रिंकू बच गया, सही। मान लेते हैं अनिल का लिए, अनिल का कोई ब्रदर नहीं है, कोई जरूरी नहीं है कि सबके ब्रदर हो, अनिल का कोई ब्रदर नहीं, ठीक है। चलिए, क्या हर बार रिलेशन को ऐसे लिखे, राम इज ब्रदर ऑफ पिंकू, श्याम इज ब्रदर ऑफ टिंकू। पहले क्या किया था मैंने, जस्ट सारे एलिमेंट को क्या किया था, लिख दिया था। वो कौन सी फॉर्म होती है, रोस्टर फॉर्म होती है सर। तो आर मैंने डिफाइन कर दिया, ए कोमा बी, ए कोमा बी, क्या डिफाइन किया, ए इज ब्रदर ऑफ बी, क्या मैंने डिफाइन किया, ए इज ब्रदर ऑफ बी। मतलब इस रिलेशन में कौन कौन आ जाएगा कि सर पहला वो और दूसरा वो, जो दोनों आपस में क्या हो, भाई भाई। तो अब इसमें कौन कौन आ जाएगा सर, अगर मैं इसको लिखना चाहूं, मेरे रिलेशन को लिखना चाहूं बना के, तो क्या आएगा भाई सर, इधर लिखो आप राम और उसके साथ में लिखो आप पिंकू, सही है। फिर ये एक एलिमेंट बना है भाई। उसके बाद सर यहाँ पे लिख दो श्याम और उसके साथ में लिख दो आप टिंकू, उसके साथ में किसको लिख दो आप, टिंकू को। साथ में सर क्या करो आप, सोनू को लिख दो और उसके साथ में किसको लिख दो, रिंकू को लिख दो।
उसके साथ में किसको लिख दो सर? अच्छा, अनिल के साथ कोई पेयर नहीं हुआ बिकॉज ही हैज नो ब्रदर। तो इसका मतलब ये हमारा रियल लाइफ का एग्जांपल हो गया रिलेशन का। तो आर क्या हुआ? रिलेशन हुआ। वैसे कार्टेशियन प्रोडक्ट में कितने एलिमेंट आने थे सर? यहाँ पे आ रहे हैं 3 और यहाँ पे आ रहे हैं 4। तो अगर इन दोनों की कार्टेशियन प्रोडक्ट में निकालता, एक रोज बी में निकालता, उसमें कितने एलिमेंट होते सर? 3 × 4, आंसर कितना आता? 12। इसमें कितने एलिमेंट होते टोटल? 12। लेकिन हमने कितने एलिमेंट लिए सर? 1 2 3। बच्चों ये एक पेयर है, एक पेयर मतलब एक ही एलिमेंट है ये, क्योंकि इसमें एलिमेंट ही कौन आ रहे हैं? पेयर्स में आ रहे हैं। तो इसका मतलब ये एक एलिमेंट माना जाएगा, ये दूसरा और ये तीसरा। तो हमने इस रिलेशन में कितने एलिमेंट ले लिए? ए क्रॉस बी के सिर्फ 3 एलिमेंट। कितने एलिमेंट्स ले लिए? सिर्फ 3। तो ये 3 एलिमेंट वाला एक रिलेशन बन गया। 3 एलिमेंट वाला क्या बन गया? ये रिलेशन बन गया। जब हम एनसीईआरटी को पढ़ेंगे, क्वेश्चंस को करेंगे, फिर हम ये भी जानेंगे कि कौन कौन से टाइप के रिलेशन होते हैं, आगे क्या क्या होता है। बस यहाँ पे मुझे ये समझाना था कि रिलेशन की डेफिनेशन क्या होती है। आई होप ये क्लियर हो गया होगा। एक मैंने रियल लाइफ का एग्जांपल दे दिया, एक आपको मैंने नंबर्स पे एग्जांपल देके बता दिया। चलिए नेक्स्ट स्लाइड को मूव करते हैं। अब आता है डोमेन ऑफ ए रिलेशन। सपोज आपको रिलेशन फाइंड करना आ गया। रिलेशन का मतलब हमने बता दिया कि सर ए और बी दोनों ने एम्प्टी सेट बनाओ, उनकी कार्टेशियन प्रोडक्ट लिखो और उसमें से जो भी सबसेट आप बना रहे हो वही सबसेट आपका क्या कहलाता है? रिलेशन कहलाता है। रिलेशन आपने डिफाइन कर दिया। अब रिलेशन के अंदर ही सबसे पहली जो चीज आती है वो आती है डोमेन ऑफ द रिलेशन। क्या आती है भाई? डोमेन ऑफ ए रिलेशन। अब डोमेन का मतलब क्या होता है जानते हैं। द डोमेन ऑफ ए रिलेशन इज द सेट ऑफ ऑल फर्स्ट एलिमेंट। जो भी आपने रिलेशन बनाया उसमें जो दो एलिमेंट दिख रहे थे ना, अभी सोनू के साथ में रिंकू दिख रहा था, किसी के साथ में टिंकू पिंकू ऐसे दिख रहा था। एक एलिमेंट यहाँ था, एक एलिमेंट यहाँ था, 2 एलिमेंट दिख रहे थे। तो जो पहला एलिमेंट है, रिलेशन हमने लिख दिया पूरा, उसमें जो आपको पहला एलिमेंट दिखेगा वो क्या कहलाएगा भाई? उसी को आप इनपुट भी बोलते हो और उसी को आप क्या बोलते हो? डोमेन भी बोलते हो ऑफ द ऑर्डर्ड पेयर दैट बिलोंग्स टू द रिलेशन। यहाँ पे देखो सारे नहीं लेने, सिर्फ क्या करना है? डोमेन हमने बनाया। डोमेन का मतलब वो वाले ए जो कि क्या हो रहे हैं? रिलेशन में जा रहे हैं। एग्जांपल से समझाता हूं। ये हमने लिया, सपोज हमारे पास एक सेट लिखा हुआ था, ए सेट लिखा हुआ था 1 2 3 4 और बी एक सेट लिखा हुआ था 4 5 और 6। ये था, ये दो क्या थे हमारे पास? सेट थे। ए सेट था 1 2 3 4 और बी सेट था 4 5 6। एक ये ए सेट था और एक ये बी सेट था। इससे मैंने क्या बना दिया? इससे मैंने ये वाला रिलेशन डिफाइन कर दिया। कार्टेशियन प्रोडक्ट में कितने मेंबर आएंगे? 4 3 12 12 मेंबर आएंगे। 12 में से मैंने क्या उठाया? 1 4 उठा लिया पहला मेंबर, 2 5 उठा लिया दूसरा मेंबर और 3 4 उठा लिया तीसरा मेंबर। अब इन 3 मेंबर से मैंने क्या बनाया? एक रिलेशन बनाया, एक सेट बनाया और उसी सेट को क्या बोला जाएगा? रिलेशन बोला जाएगा। अब ये जो रिलेशन आपने बनाया इसमें ऑर्डर पेयर दिख रहे हैं 1 2 3 ऑर्डर पेयर है। इसके पहले एलिमेंट की कलेक्शन। तो डोमेन अगर मैं इसकी बताऊंगा तो क्या होगी? डोमेन ऑफ आर। जब भी हम रिलेशन या सेट पे काम कर रहे हैं आंसर क्या आएगा? हमारा सेट ही आएगा। सर एक तो पहला 1 आ रहा है इसमें, ठीक है सर। यहाँ पे दूसरा 2 आ रहा है और कौन है यहाँ पे? सर 3। सही है भाई। मैंने क्या बोला? जो रिलेशन हमारा बन के आ गया उसमें जो पहले कोऑर्डिनेट आ रहे हैं ऑर्डर पेयर के वो क्या होंगे? हमारे वही हमारा डोमेन आ जाएगा। वही सेट हमारा क्या होगा? क्या होगा हमारा? वही सेट डोमेन होगा। सही है। अब यहाँ पे ये गलती मत कर देना कि इस ए को जहां पे डिफाइन है वो कंप्लीट कर दो, क्योंकि यहाँ पे तो 4 था लेकिन 4 हमारे रिलेशन में जो भी रिलेशन डिफाइन किया था यहाँ पे उसके अंदर नहीं आ रहा। यहाँ पे 4 क्या है? इसके अंदर नहीं आ रहा। एक एग्जांपल से और समझ लीजिए। हाँ जी, एक सेट लिखा मैंने 1 2, बी एक सेट लिखा मैंने 4 5 6, ठीक है। आर मैंने एक रिलेशन बनाया। अभी कैसे रिलेशन बनाया कि 1 के साथ में मैंने 4 को कर दिया और 1 के साथ में मैंने 5 को ऐड कर दिया, बस यही कर दिया मैंने। सही है। तो इसका मतलब क्या हुआ? सर ये रिलेशन तो है क्योंकि ये कार्टेशियन प्रोडक्ट का मेंबर है, तो इसका मतलब ये क्या होगा? सर सही बात है, ये
रिलेशन तो बनेगा, कार्टेशियन प्रोडक्ट का सबसेट है तो रिलेशन बनेगा। अब इसकी अगर डोमेन मुझे लिखनी है, डोमेन, तो वो क्या होगी सर? डोमेन ऑफ आर जो बनेगी वो क्या बनेगी भाई सर? 1 यहाँ पे 1 यहाँ पे, सिर्फ एक ही एलिमेंट होगा उसमें, वो कौन होगा? सिर्फ और सिर्फ 1 होगा। डोमेन में कौन आएगा? सिर्फ और सिर्फ 1 आएगा। आई होप ये बात क्लियर होगी। यहाँ पे मैं ओरिजिनल सेट में कितने मेंबर थे? 2, वो नहीं लिखने आपको, बल्कि क्या लिखना है? सिर्फ और सिर्फ जो पहला मेंबर आया है, पहले कोऑर्डिनेट जो आए हैं, उन्हीं की कलेक्शन क्या बन जाएगी? हमारी डोमेन का सेट बन जाएगा। आई होप डोमेन क्लियर होगी। रेंज को यहीं पे बता देता हूं। रेंज क्या होगी? रेंज ऑफ ए रिलेशन। ये मुझे हटाना पड़ेगा भाई। चलो नेक्स्ट पे करते हैं, छोड़ो। हाँ जी, रेंज ऑफ ए रिलेशन, डोमेन क्लियर होगी। रेंज को देखिए एक बार। द रेंज इज द सेट ऑफ ऑल सेकेंड एलिमेंट। रेंज में क्या लिखा हो भाई? रेंज इज द सेट ऑफ ऑल सेकेंड एलिमेंट्स, और उसको हम क्या बोलते हैं? आउटपुट बोलते हैं, ऑफ ऑर्डर्ड पेयर इन ए रिलेशन। वही मैंने रिलेशन एक बनाया, सपोज ए कोई भी सेट था हमारे पास, बी कोई भी सेट था, उस पर हमने एक रिलेशन डिफाइन कर दिया। रिलेशन क्या है भाई? 1 4 के साथ जा रहा है, 2 5 पे जा रहा है, 3 4 पे जा रहा है। अब यहाँ पे देखो, अगर मैं इसकी डोमेन लिखूं, क्या लिखी थी हमने सर? डोमेन आपने लिखी थी 1 2 और 3। डोमेन में क्या आ रहा था भाई? 1 2 3 आ रहा था। रेंज क्या होगी सर? रेंज होगी दूसरे मेंबर्स। रेंज क्या होगी? 4 5 4। क्या 4 5 4 लिखूं? नहीं सर, सेट में रिपीट नहीं करते, तो क्या क्या आ जाएगा? 4 5। अगर यहाँ भी 4 होता, यहाँ भी 4 होता, यहाँ भी 4 होता, फिर कौन आ जाता रेंज में? सिर्फ और सिर्फ 4 आ जाता। फिर क्या आ जाता? सिर्फ और सिर्फ 4 आ जाता। आई होप ये क्लियर होगा। चलिए एक चीज और बता देता हूं यहीं पे। यहीं पे बता देता हूं। सपोज इसी एग्जांपल में मैंने क्या बोला कि जो ए था मेरा, वो था 1 2 3 और 4, ठीक है भाई। और बी जो था वो क्या था? 4 5 6 7। और ये आर जो हमारा रिलेशन बना हुआ है वो क्या है? 1 4 है, 2 5 है और 3 4। सही है भाई। अब ध्यान से देखो, ये जो पहले एलिमेंट का जो सेट बना था वो तो हमारा कहलाया था डोमेन। जो दूसरे एलिमेंट का सेट है सर 4 है, 5 है और 4 है, मतलब रेंज क्या आई थी हमारी इसकी? सर अगर मैंने इसकी डोमेन लिखी थी तो क्या बनी थी? वो बनी थी 1 2 3। सर फिर रेंज जो बनी थी, रेंज क्या आई थी भी हमारी? सर रेंज आई थी 4 5। अब ये जो दूसरा सेट कंप्लीट है, ये जो दूसरा सेट कंप्लीट है, इसको आप क्या लिखते हैं? इसको बोलते हैं सर कोडोमेन। क्या बोलते हैं भाई इसको? कोडोमेन ऑफ आर। वो क्या है? बी पूरा सेट। इसमें चाहे जो मर्जी आ रहा हो, मुझे उससे मतलब नहीं है। कोडोमेन अगर पूछा जाए, ए से बी डिफाइन है तो बी हो जाएगी, बी से ए डिफाइन है तो ए हो जाएगी। जो बाद वाला सेट है वो पूरा सेट क्या बन जाएगा? कोडोमेन बन जाएगा। डोमेन क्या होगा सर? पहले आपको रिलेशन लिखना पड़ेगा, डायरेक्टली नहीं बोल पाएंगे। पहले रिलेशन लिखो और उसमें जो पहले एलिमेंट का कोऑर्डिनेट्स आ रहे हैं वो क्या होगा? वही हमारा डोमेन बन जाएगा। और जो दूसरे कोऑर्डिनेट आ रहे हैं, जो भी हमारा ऑर्डर्ड पेयर है, उसके जो दूसरे कोऑर्डिनेट का सेट है वो क्या बन जाएगी? रेंज। और जो दूसरा पूरा सेट है वो क्या बन जाएगी हमारी? वो बन जाएगी कोडोमेन। एक लास्ट टॉपिक रह गया, इसको फिनिश करते हैं। चलिए मैं बता देता हूं इसको इसी स्लाइड में। नंबर ऑफ टोटल रिलेशंस, नंबर ऑफ टोटल रिलेशन फ्रॉम ए टू बी क्या होंगे? टोटल रिलेशन के लिए एक फॉर्मूला होता है 2 की पावर जितने ए में एलिमेंट है मल्टीप्लाई जितने बी में एलिमेंट है। फॉर एग्जांपल मैंने बोल दिया कि सर ए जो सेट है वो है 1 2 3 और बी जो सेट है वो है
ए कोमा बी। अब मुझे ये चीज फाइंड करनी है कि ए से बी में टोटल नंबर ऑफ रिलेशन कितने बना सकता हूं। तो वो कितने होंगे सर 2 की पावर में। पहले सेट में कितने मेंबर है सिर्फ गिनती करनी है आपको, क्या मेंबर है उससे मतलब नहीं है सर 3 है। मल्टीप्लाई में दूसरे में कितने मेंबर है सर 2 है, सिर्फ गिनती करनी है, क्या मेंबर है उससे मतलब नहीं है। 2 की पावर 6, इसका आंसर क्या हो जाएगा 2 की पावर 6 हो जाएगा, 64 हो जाएगा। इसका आंसर कितना हो जाएगा 64 हो जाएगा। तो जितने भी आप हमारे पास ए में एलिमेंट है मल्टीप्लाई जितने भी बी में एलिमेंट उनको 2 की पावर में रख दीजिए, आपके पास क्या निकल आएगा टोटल नंबर ऑफ रिलेशन निकल आएगा। क्या निकल आएगा भाई टोटल नंबर ऑफ रिलेशन निकल आएगा। आई होप आपको आज का सेशन पसंद आया होगा। पढ़ते रहिए, बढ़ते रहिए और वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करिए हमारे चैनल को। थैंक यू वेरी मच।